6266 भावी पति। मुख्य बिंदु, ये लड़की बेहद रहस्यमयी है और यात्रा करना भी पसंद करती है। उसके पास शीर्ष आचार्य के समान ही एक कंघा भी है। यहाँ तक कि उसकी उम्र भी थोड़ी अनिश्चित है। ये सोचते ही पार्थ की भौहें तन गईं। क्या मधुलिका का उस महिला से कोई संबंध हो सकता है जिसकी वो तलाश कर रहा था, या फिर मधुलिका ही वही महिला थी? अगर मैं उसका चेहरा देख पाता तो ये बहुत बेहतर होता। पार्थ इस बारे में सोचे बिना नहीं रह सका, लेकिन जानता था कि इसकी संभावना बहुत कम थी। अब आगे की कहानी। पार्थ और मधुलिका के बीच संघर्ष से शक्ति की शक्तिशाली लहरें पैदा हो रही थी, जिसने सुरक्षात्मक सरणी को भी हिलाकर रख दिया था। इस स्थिति में यहाँ तक कि छठे और सातवें आकाश के विशेषज्ञ भी मर सकते थे। लेकिन इस समय हथेली के आकार छोटी बिल्ली नशे में लहराते हुए मंच पर इधर से उधर घूम रही थी। इससे मुकाबला देख रही कई लड़कियां डर के मारे चीख पड़ी। छोटी बिल्ली ऐसा अभिनय कर रही थी जैसे वो किसी रस्सी पर चल रही हो, जहां पर थोड़ी सी भी गलती का मतलब मौत होगी। जबकि पूरे मंच पर बिजली की चमक और शक्तिशाली हमलों का विस्फोट हो रहा था। अचानक छोटी बिल्ली फर्श पर लेट गई और एक हरी रेखा को चकमा दे गई, जो उसके सिर से टकराने वाली थी। और अगले ही पल वो फिर तुरंत जमीन पर लुढ़क गई और बिजली की एक शक्तिशाली तरंग से भी बच गई। यहाँ तक कि मुकाबला कर रहे पार्थ और मधुलिका भी छोटी बिल्ली की हरकतें देखकर पसीना बहाए बिना नहीं रह सके। लापरवाह मत बनो, पार्थ ने चिल्लाते हुए कहा। उसका छोटी बिल्ली के साथ एक रहस्यमय संबंध था, लेकिन इस समय बिल्ली नशे में थी और उसकी चेतना धुंधली थी, इसलिए उसने पार्थ की बात ही नहीं मानी। वो वास्तव में नशे में थी। ये देखकर पार्थ का चेहरा फट गया। छोटी बिल्ली को करीब से देखने पर महसूस किया कि वो एक अजीब स्थिति में थी। वो सिर्फ नशे में नहीं थी, बल्कि एक अजीब स्थिति में प्रवेश कर गई थी। ऐसा लग रहा था कि बिल्ली एक प्राकृतिक शराबीपन की स्थिति में पहुंच गई थी और वो हमलों को चकमा देने के लिए अपनी सहज प्रवृत्ति का उपयोग कर रही थी। मंच पर दिख रहा दृश्य बेहद हैरान कर देने वाला था। एक तरफ पार्थ और मधुलिका पूरी शक्ति से लड़ रहे थे और वहीं एक छोटी सी शराबी बिल्ली दोनों के बीच लड़खड़ाते हुए घूम रही थी। मधुलिका ने महसूस किया कि कुछ गलत था, इसलिए पहले वो बेहद सतर्क थी, लेकिन जब उसने पाया कि छोटी बिल्ली सच में नशे में थी, तो वो थोड़ी शांत हो गई। इसके अलावा पार्थ के चेहरे भी ऐसे थे जैसे कि वो भी उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। समय धीरे धीरे बीता गया और दोनों को छोटी बिल्ली के इधर से उधर कूदने की आदत हो गई थी और फिर वे उसकी वजह से परेशान नहीं हुए। इसके अलावा छोटी बिल्ली केवल एक हथेली के आकार की थी और आसानी से नजरअंदाज कर दी गई थी, लेकिन अभी भी कुछ युवा लड़कियां उस पर काफी ध्यान दे रही थीं। कितनी प्यारी बिल्ली है वो बिल्ली, सच में बहुत अच्छी है, काश मेरे पास भी ऐसी ही बिल्ली होती। छोटी बिल्ली की ओर आकर्षित होने के कारण लड़कियों की आंखों से तारे निकलते प्रतीत हो रहे थे। छोटी बिल्ली नशे में और अनाड़ी लग रही थी, लेकिन वास्तव में वो बेहद फुर्तीली थी और उसे अब तक एक भी खरोंच नहीं आई थी। शायद खुद को इस बात का एहसास नहीं था कि उसने कितने सारे प्रशंसकों को आकर्षित कर लिया है। दर्शक दीर्घा में कनौज के नगर प्रमुख ने छोटी बिल्ली को थोड़ी देर के लिए टेढ़ी भौहों से देखा। वो पार्थ की रक्त रेखा क्षमता को आसानी से देख सकते थे, लेकिन वो छोटी बिल्ली के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे। क्या पृथ्वी की इतनी अजीब प्रजाति भी हो सकती है? ये निश्चित रूप से नवजात है, लेकिन इसकी हरकतें निश्चित रूप से अविश्वसनीय है। नशेड़ी छोटी बिल्ली। हे नगर प्रमुख उसमें और भी दिलचस्पी लेने लगे। छोटी बिल्ली की हरकतों ने उन्हें पार्थ को बेहतर नजरिए से देखने के लिए मजबूर कर दिया। आखिरकार छोटी चोर बिल्ली चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, आखिर वो थी तो पार्थ की पालतू ही। जल्द ही 1 घंटा बीत गया और अब पार्थ की आध्यात्मिक शक्ति नाटकीय रूप से कम हो गई थी। वास्तव में
उसने जानबूझकर आध्यात्मिक शक्ति को संरक्षित नहीं किया था, बल्कि इसके विपरीत उसने इसे ज्यादा तेजी से खर्च किया था। दूसरी ओर मधुलिका अभी भी पहले की तरह ही थी। उसकी वास्तविक साधना अर्ध पृथ्वी मंडल में थी, जिसका अर्थ था कि वो अधिक समय तक मुकाबला कर सकती थी। अगर मैं इस तरह जारी रखता हूँ तो मैं हार जाऊंगा, पार्थ ने सोचा। वैसे भी वो जीतना नहीं चाहता था और उसके पास ऐसा करने की संभावना भी नहीं थी। लेकिन जब उसने मधुलिका के चेहरे को ढंकने वाले अर्धपारदर्शी कपड़े को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। ये लड़की बेहद रहस्यमयी है और यात्रा करना भी पसंद करती है। उसके पास शीर्ष आचार्य के समान ही एक कंघा भी है। यहाँ तक कि उसकी उम्र भी थोड़ी अनिश्चित है। पार्थ इस बारे में सोचे बिना नहीं रह सका, लेकिन जानता था कि इसकी संभावना बहुत कम थी। मौजूदा स्थिति उसके लिए अच्छी नहीं थी। अगर वो मुकाबला जारी रखता है तो थोड़ी देर में ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो जाएगी। मधुलिका इस समय और अधिक साहसी हो रही थी, जिसकी वजह से उसने मुकाबले पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बना ली थी। जब मधुलिका ने अपनी साधना को 7वें सितारे तक दबा दिया था और पार्थ ने पहले घंटे में अधिक शक्ति का प्रयोग किया था, तब भी पार्थ के पास जीतने का एक निश्चित मौका था। लेकिन क्योंकि वो जीतना नहीं चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति को तेजी से खर्च करना शुरू कर दिया था। इधर मंच पर पार्थ को अचानक छोटी बिल्ली दिखाई दी। हालांकि छोटी बिल्ली अभी भी लड़खड़ाते कदमों से ही चल रही थी, लेकिन अब वो पार्थ को थोड़े गर्व से देख रही थी। ये अच्छा मौका है। छोटी चोर बिल्ली अब थोड़ी होश में लग रही है। ये देखकर पार्थ का दिल खुशी से भर गया। अगर छोटी बिल्ली होश में आ गई होगी तो पार्थ उसे आदेश दे सकता था। मियाओ मियाओ। छोटी बिल्ली पार्थ के इरादों को समझ गई और अचानक मधुलिका की दिशा में मुड़ गई। मधुलिका ने इस समय पार्थ पर बढ़त बना ली थी, इसलिए उसने छोटी बिल्ली के अस्तित्व को अनदेखा कर दिया था। लेकिन जब छोटी बिल्ली मधुलिका से 5 से 6 गज दूर थी तो वो अचानक सावधान हो गई। इस समय छोटी बिल्ली के कदमों की लड़खड़ाहट काफी कम हो गई थी और वो सीधे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसी के साथ ही झटके में छोटी चोर बिल्ली उसकी दृष्टि से ओझल हो गई। ये देखकर कुछ दर्शक चिल्लाने लगे। वे मुख्य रूप से युवा लड़कियां थीं। उन्हें लगने लगा कि शायद बिल्ली को कुछ हो गया है। स्विश स्विश। पार्थ के होठों पर एक फीकी मुस्कान आ गई और उसने अपनी रक्त रेखा शक्ति को प्रसारित करते हुए अपने लोहाश्व तीरों से हमला कर दिया। उसी समय अबाबिल ने भी क्रूरतापूर्वक मधुलिका की ओर झपट्टा मारा। अदृश्यता मधुलिका की आंखें पानी की तरह शांत थीं और उसने 10 गज के दायरे की जांच करने के लिए अपनी आध्यात्मिक चेतना को फैलाते हुए पार्थ के हमलों का सामना किया। हालांकि वो पृथ्वी मंडल के अर्ध की योद्धा थी, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति किसी महायोद्धा से कमजोर नहीं थी और वे आसानी से भ्रम और अदृश्य वस्तुओं का पता लगा सकती थी। लेकिन अगले ही पल मधुलिका घबरा गई। उसकी आध्यात्मिक चेतना को छोटी चोर बिल्ली का कोई निशान नहीं मिला। मियाओ मियाओ। लेकिन अगले ही पल उसके कान के ठीक बगल में एक बिल्ली की आवाज सुनाई दी और मधुलिका ने महसूस किया कि उसके कंधे पर हथेली के आकार की एक छोटी बिल्ली दिखाई दे रही है। क्या न केवल मधुलिका हैरान थी, यहाँ तक कि नगर प्रमुख और पृथ्वी मंडल के सभी विशेषज्ञों की अभिव्यक्ति भी बदल गई थी। उस समय मधुलिका दंग रह गई थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, छोटी बिल्ली उस पर हंसी, फिर अपने पंजे के नाखून से उसके चेहरे पर भंगा कपड़ा फाड़ दिया। कपड़ा फटते ही सभी को एक बेहद खूबसूरत चेहरा दिखाई दिया। उसकी नाक, भौहें, होठ और दांत सभी बेहद सुंदर थे और वो किसी चित्र से निकली देवी की तरह थी। यहाँ तक कि उसकी सुंदरता ने दूसरों को सांस लेने में भी असमर्थ बना दिया। इस दौरान भीड़ एकदम खामोश हो गई थी। इस दृश्य को देखकर असंख्य दर्शक हतप्रभ रह गए। उनकी आंखें चौंधी आ गई थी। आत्मा को झकझोर देने वाली सूरत ने पार्थ को भी थोड़ी देर के लिए चकित भी कर दिया।
लेकिन जल्द ही निराशा ने उसकी जगह ले ली। उसके सामने मौजूद मधुलिका उसकी कल्पना से बहुत छोटी थी, वो राधा से अधिक उम्र की नहीं लग रही थी। मधुलिका का चेहरा, जो कुछ समय पहले आश्चर्य से भरा था, जल्दी ही शर्मिंदगी में बदल गया और उसके गालों पर लाल रंग की एक परत छा गई। इन हरकतों से कोई भी बता सकता था कि वो बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं थी। लेकिन तभी पार्थ ने मधुलिका की तरफ से क्रोध और घृणा की भावना महसूस की, क्योंकि मधुलिका उसे जटिल भावनाओं के साथ देख रही थी। मियाओ। छोटी चोर बिल्ली को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है और मधुलिका के कंधे से तुरंत गायब हो गई। अगले ही पल मंच पर मधुलिका की अर्ध पृथ्वी मंडल की शक्तिशाली आभा फैल गई और उसके बाल हवा में लहराने लगे। पार्थ को लगा कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है और उस समय उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। ऐसे में अगर मधुलिका ने हमला करने का फैसला किया तो उसके लिए बिना नुकसान के पीछे हटना मुश्किल होगा। मधुलिका की भावनाएं अस्थिर थीं और उसकी आंखें बेहद जटिल रूप से पार्थ को ही देख रही थीं। तुमने मेरा पर्दा हटा दिया। हम उसकी बात सुनकर पार्थ थोड़ा चकित रह गया था, लेकिन सौभाग्य से मधुलिका ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में कामयाबी हासिल की। मियाओ मियाओ। छोटी बिल्ली पार्थ के कंधे पर फिर से प्रकट हुई और फिर उसने अपना पुराना सिक्का निकालकर उसे हवा में उछाल दिया। डिंग। सिक्के के छोटी बिल्ली के पंजे पर गिरते ही उसे कुछ एहसास हुआ और तो तुरंत आध्यात्मिक पशु थैला में वापस भाग गई। अब मंच पर केवल पार्थ और शर्मिंदा, घृणित, क्रोधित मधुलिका ही मौजूद थे। ये कमीनी बिल्ली। पार्थ ने अपने दांत पीस लिए। वो जानता था कि जैसे ही छोटी चोर बिल्ली को लगेगा कि कुछ गड़बड़ है, वो तुरंत गायब हो जाएगी। और इस समय मधुलिका का मूड स्पष्ट रूप से अच्छा नहीं था। आपके चेहरे को देखना मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन मेरी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई है, इसलिए मैं आगे मुकाबला करने में असमर्थ हूँ। पार्थ ने तुरंत अपनी हार स्वीकार कर ली। किसी के लिए भी ये देखना मुश्किल नहीं था कि पार्थ मधुलिका जितना शक्तिशाली नहीं था। इतनी देर तक लड़ना और यहाँ तक कि राजकुमारी के पर्दे को खींचना उसके लिए पहले से ही गौरवशाली पल था। मैं अब चलता हूँ। पार्थ मुस्कुराया और बिजली की एक तरंग में बदलकर मंच से दूर चला गया। दर्शक केवल मुस्कुराए और पार्थ को दया की नजरों से देखा। उनका उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था। पिताश्री। मधुलिका ने नगर प्रमुख को शर्मिंदगी से देखा। रोको उसे। कन्नौज के नगर प्रमुख चिल्लाए और ऐसा लगा कि पूरा आसमान ही हिलने लगा हो। उनकी आवाज वज्र के समान शक्तिशाली थी। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ ने राजकुमारी का पर्दा हटाकर अपनी सीमा लांघ दी है? और क्या अब नगर प्रमुख उसे सजा देने वाले हैं? आखिर उसे किस तरह की सजा मिलेगी और क्या पार्थ उस सजा से बच पाएगा? जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़ें और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। 267 देश विवाह की तैयारी। मुख्य बिंदु। लेकिन उसके सामने खड़ा नीले बालों और एक आंख वाला युवक उसकी अपेक्षाओं से कोसों दूर था। हालांकि उसके गुरुवार ने उसके विवाह की भविष्यवाणी करते हुए यही कहा था और यहाँ तक कि उसका नाम भी बदलकर मधुलिका रख दिया था। उसका मूल नाम मधुलिका नहीं था। क्या ये नियति हो सकती है? मधुलिका काफी अनिच्छुक दिख रही थी और उसने अपने भावी पति को देखा। जितना अधिक वो उसे देखती थी, उसके मन में उतनी ही कड़वाहट और जटिलता से भर जाती थी। अब आगे की कहानी। लेकिन जिसने आपका पर्दा हटाया था वो मैं नहीं था, वो बिल्ली थी। पार्थ नगर प्रमुख की बात का जवाब देने से खुद को रोक नहीं सका। उसने तो पर्दा नहीं हटाया था, फिर क्यों दोष दिया जा रहा था? महत्वपूर्ण क्षण में उसने छोटी बिल्ली को अपने खींचने की कोशिश की थी, लेकिन उस छोटे कमीने ने खुद को आध्यात्मिक पशु थैले के अंदर छिपा लिया था। बातें घुमाने की कोशिश मत करो। वो बिल्ली तुम्हारी पालतू जानवर है, इसलिए वो आपके आदेश पर ही काम करेगी। पशु प्रशिक्षक होने के नाते
पालतू जानवर आपके हथियार की तरह हैं। इतना कहते ही नगर प्रमुख के चेहरे पर सफलता की एक दुष्ट मुस्कान दिखाई दी। आसपास के सभी लोग भी उनके पास आ गए और नगर प्रमुख को बधाई देने लगे। इतना अच्छा दामाद पाने पर नगर प्रमुख को बधाई, हा हा हा, हम नगर प्रमुख के भोज का इंतजार करेंगे। ये सभी लोग पृथ्वी मंडल के विशेषज्ञ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नगर प्रमुख के प्रति सम्मान पूर्वक व्यवहार किया। पार्थ को आखिरकार समझ आ गया कि कन्नौज की लगभग हर चीज का नियंत्रण नगर प्रमुख के हाथ में ही था। कोई भी नगर प्रमुख की इच्छा से असहमत नहीं हो सकता था। अगर वो पूरे कन्नौज में चिल्लाता फायर, तो भी उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा। इसके साथ ही पार्थ के विचार बदल गए और एक योजना के दिमाग में आते ही उसने जल्द ही अपना संयम वापस पा लिया। फिलहाल मेरे लिए इस शादी से छुटकारा पाना असंभव है, इसलिए नगर प्रमुख की बात मान लेता हूँ। इससे मुझे उनका भरोसा जीतकर बचने का मौका मिल सकता है। पार्थ बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि नगर प्रमुख से असहमत होना व्यर्थ था। ये एक चींटी के किसी रथ को रोकने की कोशिश करने जैसा था। क्योंकि वो असहमत नहीं हो सकता था, इसलिए उसने सहमत होने का फैसला किया। पार्थ ने जल्द ही एक असहाय अभिव्यक्ति दी, जैसे कि उसने वास्तविकता को स्वीकार कर लिया हो। पूरे साम्राज्य में मेरी बेटी जैसी रूपवती और प्रतिभाशाली लड़की मिलना मुश्किल है। यहाँ तक कि जब आप उसके साथ मुकाबला कर रहे थे, तब भी वो आप पर नरमी बरत रही थी। फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि वो आपके लायक नहीं है? कन्नौज नगर प्रमुख की अभिव्यक्ति थोड़ी मंद पड़ गई थी और उन्होंने अपनी पृथ्वी मंडल की आभा को जारी कर दिया, जिससे दूसरों को भी भारी दबाव महसूस हुआ। पार्थ केवल कड़वाहट से मुस्कुरा सकता था। मैं केवल राजकुमारी का चेहरा देखना चाहता था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं राजकुमारी मधुलिका से शादी करने के योग्य हूँ। ये सुनकर नगर प्रमुख शांत हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, आपको विनम्र व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपनी आंखों पर पूरा भरोसा है। उनकी बात सुनकर आसपास के लोग मुस्कुरा दिए। उनकी नजर में पार्थ नगर प्रमुख की बेटी से शादी करके बहुत बड़ी छलांग लगा रहा था। इस समय पार्थ वहां मौजूद युवाओं के ईर्ष्यालु और अनिच्छुक रूप को महसूस कर सकता था। मधुलिका की आंसुओं में डूबी आंखें अनिच्छा से भरी थी। ये स्पष्ट था कि उसके हिसाब से पार्थ उसका आदर्श पति नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि साधना और ताकत के मामले में पार्थ उससे बिल्कुल भी वैसा नहीं था जिसकी उसने अपेक्षा की थी। यहाँ तक कि कन्नौज में कोई भी युवा उसकी अपेक्षाओं के आसपास भी नहीं पहुंच सका था। उसका आदर्श पति एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए था जो अद्वितीय प्रतिभा का धनी हो और जिसे देखते ही बाकी युवाओं के सिर सम्मान में झुक जाएं। लेकिन उसके सामने खड़ा नीले बालों और एक आंख वाला युवक उसकी अपेक्षाओं से कोसों दूर था। मधुलिका काफी अनिच्छुक दिख रही थी और उसने अपने भावी पति को देखा। जितना अधिक वो उसे देखती थी, उसके मन में उतनी ही कड़वाहट और जटिलता से भर जाती थी। वहीं पार्थ ने अब अपनी शांति वापस पा ली थी और बिना भावना के सभी की बधाई स्वीकार कर ली। राजकुमार युवान, आज से पार्थ हमारे साथ राजमहल में ही रहेंगे। जाओ और परिवार को इस बारे में सूचित कर दो। नगर प्रमुख ने आदेश दिया और राजकुमार युवान ने सम्मानपूर्वक सहमति व्यक्त की। उसने पार्थ को प्रतियोगिता में खींचने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि पार्थ नगर प्रमुख का भावी दामाद बन गया था, अब वे सभी एक परिवार का हिस्सा बन गए थे। राजकुमारी मधुलिका के विवाह की प्रतियोगिता जीतने के लिए पार्थ भाई को बधाई। राजकुमार युवान का दिल जटिलता और ईर्ष्या से भर गया था। इस लड़के की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? न केवल मधुलिका की एक पहचान विशेष थी, बल्कि उसका रूप और आभा भी बाकी लड़कियों से कहीं श्रेष्ठ थी। यहाँ तक कि उसकी प्रतिभा ने कन्नौज की युवा पीढ़ी को कुचल कर रख दिया था। मधुलिका, आप पार्थ को राजमहल में ले जाएं, मैं आपसे वहीं मिलूंगा, नगर प्रमुख ने अपनी बेटी को आदेश देते हुए कहा।
मधुलिका ने हल्के से अपना सिर हिलाया और किसी हंस की तरह एक सफेद धुंध में बदलकर राजमहल की तरफ बढ़ गई। पार्थ ने भी बिजली की तरंग में बदलकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। मधुलिका की गति बहुत तेज थी और वो जानबूझकर इमारतों, पेड़ों और चौराहों में घूमते हुए आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर पार्थ को परेशान करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजमहल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ये नगर के बीच में था और पार्थ की दाहिनी आंख ने उसके नक्शे को पहले ही संरक्षित कर लिया था। इधर मधुलिका एक विश्राम कक्ष में बैठी थी और सोच रही थी कि नीले बालों वाला लड़का कब पहुंचेगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी चाय की चुस्की लेने ही वाली थी, तभी बाहर से बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दी और पार्थ लापरवाही से मधुलिका के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि वो राजमहल से पहले से परिचित हो? क्या इस लड़के का मेरे या यदुवंशी परिवार के प्रति कोई बुरा इरादा है? मधुलिका थोड़ा हैरान हुई और संदेह के भाव से पार्थ को देखने लगी। उस समय पार्थ भी अपनी पहली भावी पत्नी का निरीक्षण कर रहा था। उसकी शारीरिक बनावट बेहद आकर्षक थी और उसका चेहरा किसी ताजे खिले गुलाब की तरह कोमल था। विश्राम कक्ष में उसके पास बैठी बेहद शांत लग रही थी। कुछ समय तक मधुलिका का निरीक्षण करने के बाद पार्थ ने महसूस किया कि उसके पास उसे अस्वीकार करने का सच में कोई कारण नहीं था, लेकिन उसने पहले भी कई सुंदरियों को देखा था, इसलिए ज्यादातर समय उसका दिल पानी की तरह शांत था। पार्थ को इस तरह से खुद को घूरते देखकर शुरुआत में मधुलिका को घृणा महसूस होने लगी। हालांकि वो उसकी आंखों में किसी भी तरह के गलत भाव नहीं देख सकी, बल्कि उसकी आंखों में सिर्फ प्रशंसा का भाव था। इससे मधुलिका को थोड़ा आश्चर्य हुआ। यहाँ तक कि जब वो पर्दा करती थी, तब भी अधिकांश पुरुष उसे वासना की दृष्टि से देखते थे, लेकिन उसके सामने मौजूद युवक उन पुरुषों से बिल्कुल अलग प्रतीत हो रहा था। दोनों चुपचाप बैठे एक दूसरे को तब तक देखते रहे जब तक कि नगर प्रमुख नहीं आ गए। पार्थ, आज से आप राजमहल में रहेंगे। आपके लिए बेहतर है कि आप कन्नौज नगर की सीमा से बाहर न जाएं। मैं यहीं पर आपकी हर जरूरत पूरी करूंगा, कन्नौज के नगर प्रमुख ने बैठते हुए कहा। पार्थ ने प्रतिकार नहीं किया और इसके बजाय सुझाव देते हुए कहा, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। ये जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, इसलिए मुझे आशा है कि इसमें किसी तरह की जल्दबाजी नहीं होगी। वो नगर प्रमुख से डर गया था कि कहीं वो उसे मधुलिका से तुरंत शादी करने के लिए मजबूर ना कर दे। अगर ऐसा होता तो उसकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती। ये सुनकर नगर प्रमुख हंसे। चिंता मत करो, मधुलिका में इकलौती बेटी है, इसलिए मैं किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करूंगा। और वास्तव में नगर प्रमुख भी नहीं चाहते थे कि पार्थ और मधुलिका इतनी जल्दी शादी करें। उन्हें अभी भी पार्थ की पृष्ठभूमि का पता लगाने की जरूरत थी। ये कहा जा सकता था कि नगर प्रमुख और पार्थ दोनों की अपनी अपनी योजनाएं थीं। उसी रात पार्थ के लिए राजमहल में रहने की व्यवस्था कर दी गई और उसे काफी अच्छी सुविधाएं भी मिल रही थी। उसका अपना भवन था और जिसके बगल में एक खूबसूरत तालाब बना था। राजमहल के सभी सेवक उसका सम्मान करते थे। वे सभी जानते थे कि पार्थ भविष्य में युवराज भी बन सकता है। पार्थ जमीन पर पद्मासन की मुद्रा में बैठा था, जबकि उसके ईश्वर की आध्यात्मिक आंख उसके आसपास के वातावरण को गहराई से देख रही थी। पार्थ को भागने से रोकने के लिए नगर प्रमुख ने कुल अर्ध पृथ्वी मंडल के 4 और एक महायोद्धा को तैनात किया था। नगर प्रमुख मुझ पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये देखकर पार्थ का दिल टूट गया। वर्तमान स्थिति उसकी कल्पना से भी बदतर थी। सौभाग्य से उसकी योजना भी शुरू हो गई थी और जब तक नगर प्रमुख ने उसे तुरंत शादी करने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक उसके पास बचने की एक आशा मौजूद थी। अगले कुछ दिनों तक पार्थ ने केवल 2 काम किए, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए राजमहल के पुस्तकालय में जाना या फिर साधना करना। नगर प्रमुख का भावी दामाद होने के नाते
कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों के अलावा वो जहां भी जाना चाहे वहां जा सकता था। बेशक अर्ध पृथ्वी मंडल के 4 और पृथ्वी मंडल के एक विशेषज्ञ हमेशा पार्थ का पीछा करते थे। पार्थ ने पुस्तकालय में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया और कभी कभी कुछ उन्नत तकनीकों को पाने में भी कामयाब रहा, जबकि कुछ किताबों के माध्यम से पार्थ को अवध साम्राज्य और आर्यावर्त के बारे में भी काफी जानकारियां मिल गई थी। नगर प्रमुख के अनुसार जब तक पार्थ कन्नौज की सीमा नहीं छोड़ेगा उसे कोई भी नहीं रोकेगा। अगर पार्थ चाहता तो वो अपने साथ बड़ी मात्रा में सैनिक और नौकर भी ला सकता था। कुछ दिनों में कन्नौज नगर प्रमुख ने पार्थ की पृष्ठभूमि का पता लगा लिया था। वो अवध साम्राज्य के मूल निवासी नहीं थे, बल्कि बाहर के ग्रामीण इलाकों से आया था। ये जानकर नगर प्रमुख ने थोड़ा बेहतर महसूस किया। वो बस चिंतित थे कि कहीं पार्थ किसी दुश्मन समुदाय से तो नहीं आया था, या फिर उसके यदुवंशी परिवार के प्रति कोई बुरे इरादे तो नहीं थे। लेकिन पार्थ की पृष्ठभूमि बेहद साफ थी। वो अवध साम्राज्य का नहीं, बल्कि दूर दराज के इलाकों से आया हुआ व्यक्ति था। स्पष्ट रूप से उसके और यदुवंशी परिवार के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। उस दिन पार्थ चुपचाप जमीन पर साधना कर रहा था। तभी उसके मन में 3 स्तरीय बिजली विरासत प्रकट हुई। 3 स्तरों में से पहला स्तर बिल्कुल स्पष्ट था। वज्र शक्ति विरासत का पहला स्तर लगभग पूरा हो गया है। पार्थ उम्मीदों से भरा हुआ था। वज्र शक्ति विरासत के कुल 3 स्तर थे और अगर कोई तीसरे स्तर में महारत हासिल कर लेता है तो उसके बुधवार मंडल तक पहुंचने की निश्चित संभावना थी। इससे कोई भी देख सकता है कि इसे चंद्रमहल की सबसे मजबूत विरासत क्यों माना जाता था। आखिरकार गढ़वाल क्षेत्र में शीर्ष परम योद्धा किसी राजा की तरह था, जबकि बुधवार मंडल के विशेषज्ञ केवल किंवदंतियों तक ही सीमित थे। एक सोचकर पार्थ ने धीरे से एक सांस छोड़ी। अब उसके बचने की कम से कम 80% संभावना थी और यही वो समय था जब नगर प्रमुख ने पार्थ को अपने पास आने के लिए कहा। बड़े सभागार में नगर प्रमुख और मधुलिका के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति भी मौजूद थे। यहाँ तक कि यदुवंशी परिवार के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भी यहाँ मौजूद थे। पार्थ, शादी की तिथि तय हो गई है। ये 6 महीने बाद होगी। क्या आपको कोई समस्या है? कन्नौज नगर प्रमुख ने पार्थ की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, मुझे नगर प्रमुख का आदेश स्वीकार है। ऐसा लग रहा था कि पार्थ ने वास्तविकता को स्वीकार कर लिया था और ये देखकर नगर प्रमुख ने संतोष में अपना सिर हिलाया। दूसरी ओर मधुलिका को थोड़ी निराशा हो गई। उसे उम्मीद थी कि पार्थ साहसपूर्वक खड़ा होगा और नगर प्रमुख के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा, हालांकि इसके लिए उसे भयानक मौत का सामना करना पड़ता। ऐसा लगता है कि वो भी अन्य पुरुषों के समान है, जो शक्ति, सम्मान और महिलाओं के विचार का विरोध नहीं कर सकते। मधुलिका ने अपने दिल में आह भरी। चूंकि पार्थ को कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए शादी आधे साल बाद करना तय हो गया था। मधुलिका असहाय रूप से पार्थ की भावी पत्नी बन गई और पार्थ की भागने की योजना आखिरकार शुरू हो गई। तो क्या होगा आगे? आखिर पार्थ मधुलिका से शादी करने से बचना क्यों चाहता था? आखिर उसकी वजह क्या थी? और क्या नगर प्रमुख को पार्थ की योजना की भनक लग जाएगी? और क्या मधुलिका इसी तरह पार्थ में घृणा करती रहेगी? जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़ें और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। 268 रहस्यमय आंख की किंवदंती। मुख्य बिंदु। क्या ऐसा हो सकता है? मधुलिका ने महसूस किया कि पार्थ की दाहिनी आंख में जरूर कुछ रहस्य था, क्योंकि पार्थ सामान्य एक आंखों वाले इंसान की तरह नहीं दिखता थे, जिनका स्वभाव अराजक होता था। इसके विपरीत वो बेहद शांत और मस्त रहता था। उस बच्चे की रक्त रेखा सामान्य नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके पास आंखों की प्राचीन रक्त रेखा होनी चाहिए। कुछ ऐसे प्राचीन अभिलेख हैं जिनमें कहा गया था कि महान प्राचीन युग समाप्त होने के बाद 8 ईश्वरीय नेत्रों ने पूरी दुनिया पर शासन किया था। नगर प्रमुख की आंखों में जिज्ञासा दिखाई दे रही थी।
8 महान ईश्वरीय आंखें। क्या आपको लगता है कि उनमें से एक अंक उसके पास है? मधुलिका ने पूछा। अब आगे की कहानी। शादी की तारीख तय होने के बाद पार्थ और मधुलिका एक साथ सभागार से बाहर चले गए। रास्ते में पार्थ ने कोई बात नहीं की और मधुलिका के पीछे पीछे चल दिया, जैसे कि वे एक युगल थे। जैसे ही वे मधुलिका के कक्ष में प्रवेश करने वाले थे, मधुलिका अचानक रुक गई और अपन बाहें टेढ़ी करते हुए पार्थ से बोली, आप मेरे साथ क्यों आ रहे हैं? उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी और उसके मन में पार्थ की छवि और भी गिर गई थी। उन्होंने अभी सिर्फ शादी की तारीख तय की थी, लेकिन पार्थ अभी से इतना उत्सुक हो गया था। इस तरह से उसका पीछा करना, ऐसा लग रहा था कि उसके मन में बुरे विचार चल रहे थे। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पार्थ की अभिव्यक्ति बेहद शांत थी। उसने महसूस किया कि राजमहल में प्रवेश करने के बाद उसने मधुलिका से ठीक से बात भी नहीं की थी। बात करनी है। मधुलिका ने पार्थ के इरादों को गलत समझते हुए मन ही मन कहा, ये मत सोचो कि हमारी शादी तय हो गई है तो तुम जो चाहो कर सकते हो। हम सिर्फ मंगेतर हैं, इसलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। मधुलिका ने ठंडे भाव से कहा और अपना चेहरा अर्धपारदर्शी कपड़े के पीछे छिपा लिया। उसकी बात सुनकर पार्थ कुछ चकित रह गया और फिर उसे समझाते हुए कहा, हम केवल बात करने जा रहे हैं। ये सुनकर पर्दे में छिपा मधुलिका का चेहरा लाल हो गया। उसने पार्थ के चेहरे पर अभिव्यक्ति देखी थी और उसकी आंखों में कोई अशुद्धता नहीं थी। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि वो केवल बात करना चाहता है। ठीक है, मेरे साथ आइए। मधुलिका ने भावहीन होकर पार्थ को विश्राम कक्ष में ले गई, लेकिन उसका अपने भावी पति को शयन कक्ष में आमंत्रित करने का कोई इरादा नहीं था। पार्थ ने उसकी बात का बुरा नहीं माना और सीधे मधुलिका के सामने बैठ गए, जबकि नौकर जलपान लेकर आ गए। मधुलिका की आंखें स्पष्ट थीं और वो बेहद शांति से पार्थ के बोलने का इंतजार कर रही थीं। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। पार्थ ने अपना हाथ हिलाया और नगर प्रमुख के दामाद की तरह दोनों नौकरों को जाने का इशारा किया। ये देखकर गुस्सा होने के बजाय मधुलिका हंस पड़ी। वो देखना चाहती थी कि पार्थ उससे किस बारे में बात करने वाला है। उसने पार्थ को एक बच्चे के रूप में देखा जो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ना चाहता था। इस समय वो निश्चित रूप से यही सोच रहा होगा कि उसे कैसे प्रभावित किया जाए। दुख की बात यह थी कि वो इस शख्स से शादी करने वाली थी। हालांकि पार्थ के अगली बात सुनकर उसके सभी विचार हवा हो गए। जब मैंने आपको मंच पर देखा था तो आपने एक कंघे का इस्तेमाल किया था। मेरे पास भी उसी के समान कंघा है। इतना कहकर पार्थ ने क्रिस्टल से बने कंघे का आधा हिस्सा निकाला और उसे मेज पर रख दिया। मधुलिका को कौतूहलवश उस क्रिस्टल से बने कंघे को अपने हाथों में ले लिया और बारीकी से उसका निरीक्षण करने लगी। फिर उसने उस कंघे में अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित की और उस कंघे पर मधुर शब्द अचानक से चमक उठा। ये सही है, ये यदुवंशी परिवार की एक विरासती वस्तु है, लेकिन ये आपके पास कैसे हो सकता है? मधुलिका ने कंघे का आधा हिस्सा नीचे रख दिया। ये सुनकर पार्थ ने खुशी की अभिव्यक्ति प्रकट की। मुझे ये वस्तु मेरे गुरुदेव ने दी थी। क्या आप बता सकती हैं कि ये किसका है? उसकी बात सुनकर मधुलिका एक पल के लिए हैरान रह गई। ये पहली बार था जब उसने पार्थ के चेहरे पर खुशी और उम्मीद के भाव देखे थे। जब वे लोग शादी के बारे में बात कर रहे थे, उस समय भी पार्थ में कोई भावनात्मक बदलाव नहीं आया था। अचानक मधुलिका को एहसास होने लगा कि वो आज तक इस युवक समझ ही नहीं पाई थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसके मंगेतर को अपनी होने वाली पत्नी की भी परवाह नहीं थी। इस प्रकार की विरासती वस्तु केवल मुख्य यदुवंशी परिवार और उसकी 7 शाखाओं में ही मिलती है, लेकिन ये किसे मिला होगा ये गुप्त रखा जाता है और इसकी पुष्टि करने के लिए उस शाखा का रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। मधुलिका ने शांति से जवाब दिया। इसका मतलब है कि ये कंघा कनौज के यदुवंशी परिवार का नहीं है? पार्थ ने हैरानी से पूछा।
नहीं, मधुलिका ने अपनी चाय की चुस्की लेते हुए कहा। ये सुनकर पार्थ थोड़ा निराश हुए बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था कि मधुलिका उस शाखा का हिस्सा नहीं थी जिसकी वो तलाश कर रहा था, लेकिन वो इस जानकारी के साथ और लोगों से संपर्क कर सकता था। इस कंघे की मालकीन मुख्य परिवार या 7 शाखा परिवारों से होगी और शायद उनका स्तर कन्नौज के यदुवंशी परिवार से भी ऊंचा होगा। ये विचार आने के बाद पार्थ के मन में केवल 2 लोगों का ही नाम दिखाई दिया, साम्राज्ञी मधुलिका और देवी मधुलिका। साम्राज्ञी मधुलिका वर्तमान सम्राट की पत्नियों में से एक और अवध साम्राज्य की साम्राज्ञी थीं, जबकि देवी मधुलिका संगीत तलवार महल की महल प्रमुख थीं। साम्राज्ञी मधुलिका और देवी मधुलिका दोनों अवध साम्राज्य की शीर्ष महिलाएं थीं, जो आमतौर पर नहीं दिखाई देती हैं। धन्यवाद। अगर आप पुष्टि कर सकते हैं कि ये कंघा किस शाखा से संबंधित है, तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। इतना कहकर पार्थ वहां से चला गया, जबकि मधुलिका पत्थर की मूर्ति की तरह कुर्सी पर बैठी रह गई। वो पार्थ की निराशा को महसूस कर सकती थी और ये भी कि पार्थ को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है? वो सिर्फ इसीलिए मेरे पास आया था, ये सोचकर मधुलिका बेहद हैरान और निराश महसूस कर रही थी। शुरुआत में उसने सोचा था कि पार्थ उसके साथ रहस्यमय तरीके से खेल रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद भी पार्थ ने उससे संपर्क नहीं किया था। लेकिन अब उसकी पूरी अवधारणा ही बदल गई थी। इधर पार्थ के पास व्यर्थ करने के लिए समय नहीं था, क्योंकि उसे अभी भी भागने की तैयारी करने की आवश्यकता थी। इसलिए उसका पहला कदम अदृश्य चोगे को ठीक करना था और दूसरा अपनी साधना के साथ साथ अपनी ताकत में भी सुधार करना था। पार्थ ने अदृश्य चोगे को ठीक करने के लिए लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा कर लिया था और अब उसके पास कुछ ही वस्तुओं की कमी थी। पार्थ ने अदृश्य चोगे को ठीक करने के लिए लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा कर लिया था और अब उसके पास कुछ ही वस्तुओं की कमी थी। अगर मैं अदृश्य चोगे को ठीक कर लेता हूँ, तो मेरे बचने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। अगर मैं अदृश्य चोगे को ठीक कर लेता हूँ, तो मेरे बचने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। पार्थ ने इस बारे में गंभीरता से सोचा। नगर प्रमुख के लिए इस बारे में न जानना सबसे अच्छा था, लेकिन अदृश्य चोगे की मरम्मत करने के लिए एक लोहार महागुरु की जरूरत थी। पार्थ ने जानकारी इकट्ठी की तो उसे 2 लोहार महागुरु के बारे में पता चला। उनमें से एक के यदुवंशी परिवार के साथ अच्छे संबंध थे, जबकि दूसरे के बारे में कहा जाता था कि उसका रवैया काफी खराब था और यदुवंशी परिवार के साथ भी अच्छे संबंध नहीं थे। जाहिर तौर पर उनके बीच रंजिश थी। मैं बुरे रवैये वाले लोहार के पास जाऊंगा। उसका कौशल बेहतर है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके यदुवंशी परिवार के साथ संबंध ज्यादा अच्छे नहीं हैं। पार्थ ने तुरंत अपने लक्ष्य की पुष्टि कर ली। इस लोहार महागुरु का नाम महागुरु त्रिकाल था और उनका कौशल अवध साम्राज्य के शीर्ष 10 लोहारों के बराबर था। यहाँ तक कि कन्नौज यदुवंशी परिवार भी उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि महागुरु त्रिकाल की मदद लेने में उसे कई गुना कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, इसलिए पार्थ को कुछ तैयारी करने की जरूरत थी। उसे पहले महागुरु त्रिकाल के शौक और आदतों के बारे में जानने की जरूरत थी, जिससे पार्थ को उसे शीशे में उतारने में आसानी हो। शादी की तिथि तय होने के 2 महीने तक पार्थ ने चुपचाप साधना की और अपनी वज्र शक्ति विरासत के साथ साथ अपनी मानसिक ऊर्जा तकनीकों को भी विकसित किया, जिसमें जानवरों को वश में करना भी शामिल था। कन्नौज के नगर प्रमुख ने उसे बहुत महत्व दिया था और ये देखते हुए कि पार्थ इतनी मेहनत से साधना कर रहा था, उन्होंने उसे बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक औषधियां और संसाधन दिए थे। अवध साम्राज्य बेहद समृद्ध था और नगर प्रमुख ने पार्थ को जो संसाधन दिए थे उससे उसे काफी मदद मिली थी। शादी तय करने के 3 महीने बाद पार्थ की साधना 6ठे सितारे के शिखर पर पहुंच गई थी। उसकी साधना के इतनी तेजी से बढ़ने का एक कारण ये भी था कि पार्थ एक बार 7वें से 6ठे सितारे पर गिर गया था।
अभी 3 महीने बाकी हैं। इस दौरान मेरे पास 7वें सितारे पर लौटने का एक बड़ा मौका है और वज्र शक्ति विरासत की पहली मंजिल की साधना का काफी हिस्सा पूरा हो चुका है। पार्थ खुश था। जब नगर प्रमुख के पास खाली समय होता था तो वे कभी कभार पार्थ को सुझाव भी देते थे। बिल्कुल, पशु प्रशिक्षक होने के नाते पार्थ कभी कभी जानवरों के समूह को प्रशिक्षित करने भी जाता था। इसके लिए पार्थ ने विशेष रूप से एक भाषा तकनीक को समझा जो उसे जानवरों के साथ बातचीत करने और उनकी भाषा को समझने में मदद कर सकती थी। वास्तव में भाषा तकनीक भी मानसिक ऊर्जा द्वारा ही एक प्रयोग किया जाता था। अगर कोई इस तकनीक को सीखता है, वे ज्यादातर जानवरों से बात कर सकता है। राजमहल में कुछ उड़ने वाले जानवर मौजूद थे जो पृथ्वी मंडल में पहुंच गए थे और सामान्य सामान्य पशु प्रशिक्षक उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते थे। लेकिन जब पार्थ और छोटी चोर बिल्ली एक साथ वहां गए तो उन्होंने मामले को सफलतापूर्वक सुलझा लिया था। छोटी बिल्ली को भाषा तकनीक सीखने की कोई जरूरत नहीं थी। वो किसी भी जानवर के साथ बातचीत कर सकती थी। छल, झूठ और सभी प्रकार के तरीकों का उपयोग करते हुए छोटी बिल्ली और पार्थ ने जल्द ही उन निराश जानवरों को पृथ्वी मंडल में मदद की और उसके कार्यों से नगर प्रमुख भी बहुत प्रसन्न हो गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पार्थ बेहद आज्ञाकारी था और उसने एक बार भी अपनी होने वाली पत्नी छूने की कोशिश नहीं की। मधु, उसके साथ इतना रूखा व्यवहार मत करो, नगर प्रमुख ने अपनी बेटी को कई बार समझाया। उसकी बात सुनकर मधुलिका अवाक थी। वो पार्थ के प्रति थोड़ी उदासीन जरूर थी, लेकिन पार्थ ने तो उसके अस्तित्व को ही नजरअंदाज कर दिया था। पिताश्री, क्या आप वास्तव में उस एक अंक वाले लड़के से मेरी शादी करने जा रहे हैं? मधुलिका अब भी अपने पिता के फैसले से खुश नहीं थी। ये सुनकर नगर प्रमुख की आंखों में एक रोशनी चमक उठी। क्या आप वास्तव में सोचती हैं कि वो काना है? क्या आपको लगता है कि मेरी आंखें इतनी खराब हैं? क्या ऐसा हो सकता है? मधुलिका ने पूछा। असंभव, कन्नौज नगर प्रमुख ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ये सिर्फ एक किंवदंती है। 8 महान ईश्वरीय नेत्र, सभी नेत्र रक्त रेखाओं के पूर्वज हैं। सभी नेत्र रक्त रेखाएं का इन 8 ईश्वरीय नेत्रों से कुछ न कुछ संबंध जरूर हैं। यहाँ तक कि अगर किसी की उनकी रक्त रेखा का एक छोटा सा अंश भी है तो उसकी तुलना सामान्य रक्त रेखाओं से नहीं की जा सकती है। क्या इतिहास में 8 महान ईश्वरीय आंखें कभी प्रकट हुई है? नहीं, लेकिन दसियों हजार साल पहले एक किंवदंती जिसके पास एक नेत्र रक्त रेखा थी, उसने स्वर्ग की विरासत प्राप्त किया था। बाद में वे त्रिनेत्रधारी सूरमा के नाम से मशहूर हुए थे। किंवदंतियों के अनुसार वो बुधवार मंडल में पहुंच गए थे। इतना कहकर नगर प्रमुख मुस्कुराए। जिस समय नगर प्रमुख और मधुलिका बातें कर रहे थे, नगर प्रमुख, पार्थ कन्नौज नगर की सीमा तक पहुंच गया है। क्या हमें उसे रोकने की जरूरत है? अचानक बीच हवा में एक छाया दिखाई दी। सीमा? क्या वो कन्नौज नगर को छोड़ने की कोशिश कर रहा है? नगर प्रमुख ने हैरानी से पूछा। वो शायद त्रिकाल पर्वत की तरफ जा रहा है। त्रिकाल पर्वत? क्या वो महागुरु त्रिकाल के पास जा रहा है? ये सुनते ही नगर प्रमुख ने एक चंचल मुस्कान प्रकट की। महागुरु त्रिकाल? वो पागल बूढ़ा? वो तो पिताश्री की बात भी नहीं सुनता। फिर वो भला पार्थ की बात क्या सुनेगा? मधुलिका ने हंसते हुए कहा। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ महागुरु त्रिकाल को अपनी मदद करने के लिए मना पाएगा, या फिर वहां जाकर वो अपनी ही जान जोखिम में डाल लेगा? और आखिर पार्थ किस तरह से खुद को इस मुसीबत से निकालेगा? जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़ें और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। 269 त्रिकाल पर्वत मुख्य बिंदु। ये लड़का यहाँ हंगामा करने के लिए आया है। अंत में सभी को कुछ समझ में आया, जिससे सभी लोहारों ने गहरी सांस ली। क्या हमें उसे बाहर निकाल देना चाहिए? नहीं, उसके पास यदुवंशी परिवार का टोकन है और वो नगर प्रमुख का दामाद भी है। नगर प्रमुख और गुरुदेव के बीच अच्छे संबंध नहीं है।
कहीं उसे नगर प्रमुख ने उसे जानबूझकर तो नहीं भेजा है। हालांकि त्रिकाल महल में पृथ्वी मंडल के विशेषज्ञ भी थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वर्तमान परिस्थिति में क्या करना चाहिए। ये कन्नौज नगर का क्षेत्र था। इसके अलावा पार्थ की पहचान भी अद्वितीय थी। उसके पीछे कन्नौज नगर प्रमुख का हाथ था, इसलिए उन्होंने उतावलेपन से काम लेने की हिम्मत नहीं की। अब आगे की कहानी। कन्नौज नगर की सीमा पर पास में बमुश्किल कुछ ही दूरी पर एक छोटी पहाड़ी दिखाई दे रही थी। उस पहाड़ी को त्रिकाल पर्वत कहा जाता था और हालांकि वो बहुत बड़ा या अच्छा नहीं दिखता था, लेकिन अगर कोई उसे गौर से देखे तो उसे पता चलेगा कि वहां पर विभिन्न बहुमूल्य धातुओं का भंडार मौजूद था। कन्नौज क्षेत्र में त्रिकाल पर्वत काफी प्रसिद्ध था और इसका नाम इसके शासक महागुरु त्रिकाल के नाम पर रखा गया था। बिल्ली और इंसान त्रिकाल पर्वत पर चढ़ने लगे और इस समय छोटी बिल्ली बेहद चंचल लग रही थी। पार्थ की आध्यात्मिक आंख ने त्रिकाल पर्वत का अवलोकन करने पर पाया कि ये समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। जब से उसने पहाड़ पर कदम रखा था, उसके शरीर का तापमान बढ़ गया था। इस त्रिकाल पर्वत में निश्चित रूप से लावा को संरक्षित किया गया है, जिस वजह से मिट्टी से भी आग की लपटें उठती महसूस हो रही हैं। ये सोचते ही पार्थ की आंखें चमक उठीं। वो भी कभी हथियार विशेषज्ञ रह चुका था, इसलिए वो सामान्य लोहारों और महागुरुओं के बीच के अंतर को जानता था। छोटी चोर बिल्ली और पार्थ पहाड़ ने नीले अबाबिल की सवारी नहीं की, इसके बजाय उसने पैदल ही चढ़ाई जारी रखी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पार्थ को पता चल गया था कि त्रिकाल को उसकी शांति में दखल देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और उसने वहां पर उड़ने वाले जानवरों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। जल्द ही उसे चांदी के रंग की धातु से बना एक महल दिखाई दिया। इस महल का नाम त्रिकाल महल था, जो कि लोहार महागुरु के नाम पर ही रखा गया था। इस समय कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन उनमें से अधिकांश निराश लग रहे थे। ए लड़के, महागुरु त्रिकाल किसी से नहीं मिलना चाहते। यहाँ तक कि उनके 3 शिष्यों को भी बाहर रहने के लिए कहा गया है। उन लोगों में से अधिकांश आध्यात्मिक मंडल के योद्धा थे। अवध साम्राज्य में ताकत ने सब कुछ निर्धारित करती थी। अगर पृथ्वी मंडल का कोई योद्धा या फिर कोई विशेष पहचान वाला व्यक्ति आया होता, तो त्रिकाल महल किसी को उसका स्वागत करने के लिए भेजा होता। जब पार्थ ने अपना यदुवंशी परिवार का टोकन निकाला, जो उसे विशेष रूप से नगर प्रमुख द्वारा दिया गया था, तो त्रिकाल महल के लोगों ने उसे बिना कुछ कहे अंदर जाने दिया। हालांकि महागुरु त्रिकाल और नगर प्रमुख के बीच के संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, फिर भी यदुवंशी परिवार कन्नौज का सबसे प्रभावशाली परिवार था, इसलिए त्रिकाल महल उन्हें जानबूझकर अपमानित नहीं करेगा। जब बिल्ली और इंसान महल में दाखिल हो रहे थे, उसी समय त्रिकाल महल के पास एक छिपी हुई जगह में उन्होंने त्रिकाल पर्वत में प्रवेश कर लिया है। वापस जाओ और नगर प्रमुख को इसकी सूचना दो। टूटे हुए पत्थरों के ढेर के पीछे काले कपड़े पहने 3 आदमी खड़े थे, जिनमें से एक तुरंत उड़ गया। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद से अर्ध पृथ्वी मंडल के कुल 4 विशेषज्ञ पार्थ की हर गतिविधि का सर्वेक्षण कर रहे थे। इसके अलावा एक पृथ्वी मंडल का विशेषज्ञ भी था। एक तरफ नगर प्रमुख पार्थ की पृष्ठभूमि भी जानना चाहते थे और दूसरी तरफ उन्हें पार्थ के भागने का भी डर था। हालांकि पार्थ राजमहल में प्रवेश करने के बाद से बेहद शांत रहा था और कभी कभी उन लोगों की पालतू जानवरों को वश में करने में मदद भी की। इसके बाद नगर प्रमुख ने धीरे धीरे पार्थ पर भरोसा करना शुरू कर दिया और उनकी अधिकांश युद्धशीलता फीकी पड़ गई। और आधे महीने पहले उन्होंने पृथ्वी मंडल के विशेषज्ञ को वापस बुला लिया था। इधर त्रिकाल महल में प्रवेश करने के बाद किसी ने भी पार्थ पर तुरंत ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि अगर वो उन्हें बताता कि वो नगर प्रमुख का दामाद है, तो भी उसे महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, क्योंकि नगर प्रमुख और महागुरु त्रिकाल के बीच संबंध इतने अच्छे नहीं थे। इसके बाद पार्थ त्रिकाल महल के भीतर एक बड़े कक्ष में चला गया। वो कक्ष हथियार,
कवच और विभिन्न प्रकार गहनों से भरा था। इनमें से कुछ महागुरु त्रिकाल ने स्वयं बनाए थे, जबकि अन्य कुछ उनके शिष्यों द्वारा बनाए गए थे। ये सभी शीर्ष स्तरीय उपकरण थे, जिन्हें देखकर अधिकांश लोगों में मुंह से आह निकल गई। पार्थ ने कुछ वस्तुओं को पलटा और पाया कि महागुरु त्रिकाल के शिष्यों द्वारा बनाए गए हथियार अर्धचंद्र कबीले के शिष्यों से भी बेहतर थे, जबकि महागुरु त्रिकाल द्वारा बनाए गए हथियार पूर्णता के करीब थे। सभी दर्शक बेहद उत्साहित लग रहे थे। इनमें वे लोहार भी शामिल थे जो दूर से यहाँ आए थे। कई विशेषज्ञ या लोहार कुछ वस्तुओं को खरीदना चाहते थे, लेकिन यहाँ के उत्पाद या तो बिक्री के लिए नहीं थे या फिर मालिक के समझौते की आवश्यकता थी, और अगर कोई बिक्री के लिए उपलब्ध था तो उसकी कीमत मूल कीमत से 10 गुना अधिक थी। कुल मिलाकर यहाँ आप कोई वस्तु तब तक नहीं खरीद सकते थे जब तक कि आपकी साधना ऊंची न हो या फिर आपकी सीधे त्रिकाल महल से बात करने की हैसियत न हो। ये उपकरण दिखाने के लिए कम और त्रिकाल महल की ताकत प्रदर्शित करने के लिए ज्यादा थे। पार्थ ने एक लाल रंग की लंबी तलवार उठाई और उसे अपनी उंगलियों से धीरे से छुआ। वो तलवार इतनी चिकनी और चमकदार थी कि वो तलवार कम और एक दर्पण की तरह ज्यादा लग रही थी। इस बकवास तलवार को बनाने के लिए किस तरह की लोहार तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, ये खुरदरी और बेकार है। अचानक सभी को एक तिरस्कार भरी आवाज सुनाई दी। ये सुनते ही कक्ष में सन्नाटा पसर गया और सबकी निगाहें एक नीले बालों वाले युवक पर टिकी। कौन है ये बच्चा? उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो त्रिकाल महल के हथियारों को हेय दृष्टि से देख रहा है? क्या वो नगर प्रमुख का दामाद नहीं है? पार्थ को देखते ही कक्ष में लोगों में चर्चा शुरू हो गई, लेकिन बहुत ही कम लोग थे जो पार्थ को पहचान पाए थे। डिंग! पार्थ ने अपनी उंगली से तलवार को थपथपाया। इसकी सामग्री बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी हथियार निर्माण तकनीक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जिस वजह से इस तलवार की केवल सतह ही अच्छी है। ऐसा कहते समय उसने अपना सिर हिलाया, जिससे लोग उसकी ओर और भी ध्यान से देखने लगे। छोटे भाई, तुम्हारा क्या मतलब है? पास खड़े एक लोहार ने अनिच्छा से पूछी। इसमें इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य सामग्री रक्त स्वर्ण धातु है। रक्त स्वर्ण धातु आध्यात्मिक शक्ति को काफी अच्छी तरह संचालित कर सकती है और दिखने में भी बेहद अच्छा है, लेकिन इसकी कमजोरी ये है कि इसका वजन और तीक्ष्णता कम है। हालांकि इसकी कठोरता और तीक्ष्णता को बढ़ाने के लिए रहस्यमय हिम धातु भी मिलाया गया था, लेकिन अभी भी इसका वजन बहुत कम है, जिससे ये दुश्मन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। किसी मजबूत हथियार के खिलाफ ये तलवार बहुत आसानी से टूट जाएगी। इतना कहते हुए पार्थ ने निराशा में अपना सिर हिला दिया। वास्तव में तलवार बहुत ज्यादा कमजोरी नहीं थी। माना कि ये थोड़ा हल्का था और ज्यादा कठोर नहीं था, लेकिन उतना भी नहीं था। हालांकि सामान्य लोग इसे नहीं समझ सकते थे। आखिरकार हल्की होने के कारण तलवार चलाने की गति में वृद्धि हुई थी, साथ ही इसकी धार भी ठीक थी, यानी कि कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन हथियार था। लेकिन पार्थ की आंखें बहुत तेज थीं और छोटी से छोटी कमी भी ढूंढ सकती थीं। उसका स्पष्टीकरण सुनकर पास खड़े एक लोहार ने सिर हिलाया। वास्तव में ये उतना अच्छा नहीं है त्रिकाल महल के उपकरणों को खराब कहने की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसके साथ ही त्रिकाल महल के शिष्यों और लोहारों में हंगामा शुरू हो गया। तो क्या महान त्रिकाल महल इतने शक्तिशाली है? क्या अब हम वस्तु की कमियों के बारे में भी बता सकते? पार्थ ने ठंडी हंसी उड़ाते हुए बात करना जारी रखा। रहस्यमय हिम धातु मिलाने के कारण इसकी कठोरता ठीक हो गई है, लेकिन जब ये किसी अग्नि तत्व के हथियार से मिलता है तो अधिक उष्णता के कारण इसका आकार बदल जाएगा। यहाँ तक कि लड़ाई के दौरान दरार भी आ जाएगी। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोहार भौंचक्के रह गए। अगर पार्थ इसी तरह उनके हथियारों की कमियां गिनाता रहा तो डंडा। लेकिन पार्थ के शब्द पूरी तरह से सच थे और उसकी व्याख्या में कमियों के बारे में पूरा ज्ञान मौजूद था।
रक्त स्वर्ण तलवार की कमियों के बारे में बात करने के बाद पार्थ पास रखे काले चाबुक के पास चला गया। देखो, ये चाबुक काले मृदु लौह से बनाया गया है। इस समय भीड़ का ध्यान पूरी तरह से पार्थ पर केंद्रित था। पार्थ एक के बाद एक हथियारों की सामग्री के बारे में बताते हुए उनका विश्लेषण करता रहा। साथ ही उसने उनकी कमजोरियों को बढ़ा चढ़ाकर भी पेश किया। उसकी बातें सुनकर त्रिकाल महल के सभी लोहारों की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। पार्थ की हरकतें अंडे से हड्डियां निकालने जैसी थीं, लेकिन उसने जो भी समस्याएं बताई वे सभी बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थीं। वो हर सामग्री को इतनी स्पष्ट तरीके से कैसे जान सकता है? आमतौर पर केवल महागुरु स्तर के लोग या अनुभवी लोहार ही इतनी विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। उन लोहार में से एक गहरी सांस लेने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। जल्दी जाकर 3 प्रमुख शिष्यों को बुलाओ। पहले वरिष्ठ भाई एकांत में हैं और एक हथियार बना रहे हैं, जबकि दूसरे वरिष्ठ भाई बाहर गए हैं और तीसरे वरिष्ठ भाई किसी पृथ्वी मंडल के योद्धा के साथ वार्ता कर रहे हैं। उस व्यक्ति की बात सुनते ही त्रिकाल महल के सभी लोहार घबरा गए। वे सभी पार्थ से डरे हुए थे और उसकी किसी भी बात का जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। इससे भी ज्यादा भयानक बात ये थी कि पार्थ के हाथ में जो वस्तुएं थीं, वे सभी बेतरतीब ढंग से चुनी गई थीं। वो बड़ी ही लापरवाही से किसी भी हथियार को चुनता और उसकी बुराई करना शुरू कर देता था। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो त्रिकाल महल का नाम कलंकित हो जाएगा। ये लड़का यहाँ हंगामा करने के लिए आया है। ये कन्नौज नगर का क्षेत्र था। इसके अलावा पार्थ की पहचान भी अद्वितीय थी। उसके पीछे कन्नौज नगर प्रमुख का हाथ था, इसलिए उन्होंने उतावलेपन से काम लेने की हिम्मत नहीं की। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि पार्थ ने जो कमियां बताई थे वे सभी सच थे। यहाँ तक कि वहां मौजूद कुछ लोहार भी उसकी बात से सहमत थे। ऐसे में अगर त्रिकाल महल ने पार्थ को जबरदस्ती बाहर निकाला तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि वे सच्चाई से डर गए थे? मेरे त्रिकाल महल में कौन परेशानी खड़ी कर रहा है? अचानक एक दहाड़ती हुई आवाज गूंज उठी और आसमान से पृथ्वी मंडल की आभा प्रकट हो गई। ये आभा शीर्ष आचार्य से भी अधिक मजबूत थी और परम योद्धा के बेहद करीब थी। गुरुदेव महागुरु त्रिकाल कक्ष के भीतर मौजूद लोगों के दिल उछल पड़े। जैसे ही उनका वाक्य समाप्त हुआ, कक्ष में लाल रंग की पोशाक पहने एक लंबी आकृति हाथ में हथौड़े के साथ खड़ी दिखाई दी। उसके चारों ओर 1 गज ऊंची आग की लपटें उठ रही थी, जिससे वो और भी भयानक लगने लगा। कन्नौज के सभी लोग जानते थे कि महागुरु त्रिकाल अपने अराजक स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए किसी ने भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। हा, महागुरु त्रिकाल, तो आप यहाँ आ ही गए। पार्थ अपने मन में हंसा और बोलने से पहले अपने हाथ में मौजूद वस्तु सामने कर दी। महागुरु त्रिकाल, मैं इस बार अपने शिक्षक महागुरु सहस्त्रबाहु का प्रतिनिधित्व करने आया हूँ और आपको चुनौती देना चाहता हूँ। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ महागुरु त्रिकाल की मदद पाने में कामयाब हो जाएगा, या फिर वो नगर प्रमुख के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर देगा? और क्या होगा जब महागुरु त्रिकाल को उसके आने की असली वजह पता चलेगी? जानने के लिए आगे के चैप्टर पढ़ें और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। न्यू इमेज कमेंट व्हाट्सएप ग्रुप 44 लाइक्स 51 शेयर 270 शीशे में उतारना। मुख्य बिंदु, हे मेरे गुरुवार पश्चिमी आर्यावर्त के लोहार महागुरु है। मैं इस समय अवध साम्राज्य के महागुरुओं को चुनौती देने और अपने गुरुवार का एक काम लेकर आया हूँ। पार्थ ने बड़ी ही सफाई से झूठ बोल दिया। पश्चिमी आर्यावर्त और उत्तरी आर्यावर्त के बीच की दूरी बहुत अधिक थी और पार्थ के ज्ञान के अनुसार पश्चिमी आर्यावर्त अधिक समृद्ध था। यहाँ मौजूद भीड़ में से कोई भी पश्चिमी आर्यावर्त में नहीं गया था और पार्थ के गुरुवार एक महागुरु भी थे, इसलिए कोई भी उसे हल्के में लेने की भूल नहीं कर सकता था। एक महागुरु का काम। अब आगे की कहानी। कन्नौज शहर। नगर प्रमुख
हमने पुष्टि की है कि पार्थ ने त्रिकाल पर्वत में प्रवेश कर लिया है, अंधेरे में डूबी एक आकृति ने कहा। उसकी बात सुनकर नगर प्रमुख ने सिर हिलाया। ये उनकी उम्मीदों से बाहर नहीं था। पार्थ शायद महागुरु त्रिकाल से मिलने के लिए त्रिकाल पर्वत गया था। क्या हमें कुछ करना चाहिए? उस व्यक्ति का इस बात को जाने देने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। शायद पार्थ के त्रिकाल पर्वत पर इसीलिए गया है क्योंकि वो हमारे लिए परेशानी खड़ी करना चाहता है, उस व्यक्ति ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। परेशानी खड़ी करना, ये सुनकर नगर प्रमुख और मधुलिका ने एक दूसरे से नजरें मिलाईं। उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, पार्थ में इतना साहस है? ये बात सभी जानते थे कि महागुरु त्रिकाल किस प्रकार का व्यक्ति था। इसके अलावा कि वो पृथ्वी मंडल का योद्धा था जो कि हथियार निर्माण में कन्नौज क्षेत्र में पहले स्थान पर था, जबकि पूरे अवध साम्राज्य में उन्हें शीर्ष 10 में स्थान दिया जा सकता था। भले ही नगर प्रमुख और महागुरु त्रिकाल के बीच के संबंध थोड़े खराब थे, लेकिन नगर प्रमुख महागुरु त्रिकाल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए थे। अगर पार्थ वास्तव में वहां परेशानी खड़ी करने गया है तो ये बड़ी समस्या हो जाएगी। ऐसा कहते समय नगर प्रमुख की अभिव्यक्ति बेहद गंभीर थी। पार्थ की पहचान बेहद अनोखी थी। वो न केवल अपना प्रतिनिधित्व करता था बल्कि वो नगर प्रमुख का भी प्रतिनिधित्व करता था क्योंकि वो उनका दामाद था। नगर प्रमुख और महागुरु त्रिकाल के बीच संबंध मूल रूप से खराब थे और अगर पार्थ ने किसी भी तरह की परेशानी खड़ी की तो हर कोई सोचेगा कि ये सब नगर प्रमुख के कारण हो रहा है। पिताश्री, महागुरु त्रिकाल की साधना परम योद्धा के स्तर तक भी नहीं पहुंची है, फिर हम उनसे इतने सावधान क्यों हैं? मधुलिका ने कुछ चकित होकर पूछा। वो जानती थी कि उसके पिता की ताकत उच्च स्तरीय थी और सामान्य परम योद्धा भी उनके सामने बेहद कमजोर थे। अतीत में उन्होंने शीर्ष परम योद्धा को भी चुनौती दी थी। ये कहा जा सकता है कि जब तक कोई शीर्ष परम योद्धा नहीं प्रकट होता तब तक नगर प्रमुख को कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह के व्यक्ति को भला लोहार महागुरु से इतना सावधान होने की क्या जरूरत थी? महागुरु त्रिकाल सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसका पवित्र रक्त समुदाय से घनिष्ठ संबंध है। जाहिर तौर पर वो पवित्र रक्त समुदाय का आधिकारिक लोहार है। उसकी बात करते समय नगर प्रमुख की भौहें चिंता से सिकुड़ गई थी। पवित्र रक्त समुदाय, ये सुनकर मधुलिका की अभिव्यक्ति भी बदल गई। तो क्या पार्थ का अंत हो जाएगा? वो ना चाहते हुए भी पार्थ की चिंता बिना नहीं रह सकी। अवध साम्राज्य में एक सम्राट, 3 संप्रदाय और 4 परिवारों का पूर्ण नियंत्रण था। 3 संप्रदायों में पवित्र रक्त समुदाय भी शामिल था, जिसकी शक्ति मुख्य यदुवंशी परिवार और संगीत तलवार महल से भी अधिक थी। यहाँ तक कि मुख्य यदुवंशी परिवार भी पवित्र रक्त समुदाय से सावधान रहता था और उनका अपमान करने की हिम्मत नहीं करता था। शाही परिवार और पवित्र रक्त समुदाय के बीच की वर्तमान स्थिति आग और पानी की तरह थी। हालांकि सम्राट अवध साम्राज्य के शासक थे, लेकिन पवित्र रक्त समुदाय साम्राज्य का सबसे बड़ा समुदाय था और इसमें अपार शक्ति थी। नहीं, मुझे खुद त्रिकाल पर्वत जाना होगा। अपनी बात समाप्त करते ही नगर प्रमुख गायब हो गए और उनके जाते समय हवा से एक सीटी की आवाज सुनी जा सकती थी। मैं भी चलूंगी। मधुलिका की आंखें ठंडक से भरी हुई थीं, लेकिन वो थोड़ा परेशान भी थी। उसे नगर प्रमुख के दामाद की पहचान का गलत उपयोग करने के लिए सबक सिखाना जरूरी है। वो पिताश्री के लिए इतनी बड़ी परेशानी कैसे खड़ी कर सकता है? त्रिकाल महल। महागुरु त्रिकाल के सामने आते ही कक्ष में सन्नाटा छा गया। मैं इस बार अपने शिक्षक महागुरु सहस्त्रबाहु का प्रतिनिधित्व करने आया हूँ और आपको चुनौती देना चाहता हूँ। लेकिन पार्थ के चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। महागुरु त्रिकाल के शरीर से आग की तेज लपटें निकल रही थी। ये स्पष्ट था कि बहुत ज्यादा गुस्सा थे। लेकिन जैसे ही महागुरु त्रिकाल ने पार्थ की बात सुनी तो उनके शरीर से निकल रही आग की लपटें बुझ गईं।
महागुरु सहस्त्रबाहु महागुरु त्रिकाल का शरीर चकित अभिव्यक्ति के साथ जम गया। ये महागुरु स्पष्ट रूप से महागुरु त्रिकाल से ज्यादा शक्तिशाली और निपुण होने चाहिए। दरअसल महागुरु त्रिकाल अभी कुछ समय पहले ही महागुरु के स्तर पर पहुंचे थे, इसलिए साम्राज्य के बाकी 9 महागुरुओं की तुलना में उनकी क्षमता थोड़ी कम थी। बेशक महागुरु सहस्त्रबाहु एक ऐसा नाम था जिसका इस्तेमाल पार्थ ने लोगों को डराने के लिए। महागुरु सहस्त्रबाहु, क्या साम्राज्य में कोई नए लोहार महागुरु आए हैं? अवध साम्राज्य में को केवल 10 लोहार महागुरु है, लेकिन उनमें से किसी का नाम सहस्त्रबाहु नहीं है। अचानक कक्ष में चर्चा शुरू हो गई। उन्होंने महागुरु सहस्त्रबाहु नाम के किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सुना ही नहीं था, कम से कम अवध साम्राज्य में तो बिल्कुल नहीं। बच्चे, अगर तुम सच में यहाँ परेशानी खड़ी करने के लिए हो तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, फिर चाहे तुम नगर प्रमुख के दामाद ही क्यों ना हो। महागुरु त्रिकाल के चेहरे पर अभी भी क्रोध के अवशेष थे और उनकी आवाज में शीतलता का संकेत था, लेकिन उन्होंने अचानक कोई कदम नहीं उठाया। उसके सामने मौजूद नीले बालों वाला युवक बहुत अजीब था और महागुरु त्रिकाल ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान से थोड़ी देर पहले हुई घटना को देख लिया था। महागुरु त्रिकाल के विश्लेषण के अनुसार हथियार निर्माण में पार्थ का स्तर लगभग 1 लोहार गुरुवार के बराबर था। हे मेरे गुरुवार पश्चिमी आर्यावर्त के लोहार महागुरु है। मैं इस समय अवध साम्राज्य के महागुरुओं को चुनौती देने और अपने गुरुवार का एक काम लेकर आया हूँ। एक महागुरु का काम, ये सुनते ही महागुरु त्रिकाल की आंखें चमक उठीं। जाहिर सी बात थी कि अगर किसी महागुरु ने किसी तरह का काम सौंपा है तो वो बहुत ही विशिष्ट काम होना चाहिए। पार्थ ने अपनी उंगलियां चटका लीं। मियाओ मियाओ, छोटी बिल्ली ने खुद से बड़ी बोतल निकाली और उसमें मौजूद शराब का एक घूंट लिया। ये मेरे गुरुवार का बहुप्रतीक्षित काम है, ये कहकर पार्थ ने अपना सिर उठा लिया। इस समय कक्ष में मौजूद हर इंसान छोटी बिल्ली के हाथ में मौजूद बोतल को ही घूर रहा था। ये बोतल एक अनूठी सामग्री से बना था और जब महागुरु त्रिकाल ने उसमें अपनी आध्यात्मिक चेतना प्रवाहित की तो उनकी अभिव्यक्ति बदल गई और उन्होंने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा, इस बोतल का क्या उपयोग है? जैसे ही उन्होंने ये कहा, मियाओ मियाओ, छोटी चोर बिल्ली ने बची हुई शराब भी पी ली और फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया। बोतल के अंदर डाला गया पानी धीरे धीरे बदलने लगा। महागुरु त्रिकाल ने एक बार फिर अपनी आध्यात्मिक प्रवाहित की और उन्हें तुरंत इस बात का एहसास हो गया। उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए और वो बोतल को पागलपन भरी नजरों से देखने लगे। ये देखकर पार्थ मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। वो पहले ही इस बारे में पता लगा चुका था और जानता था कि महागुरु त्रिकाल का रवैया काफी बुरा है, लेकिन इसके अलावा वो शराब से बहुत प्यार भी करते थे और उनकी आंखों के सामने मौजूद बोतल सामान्य पानी को भी शराब में बदल सकती थी। इतनी सी बात ही उनकी उत्सुकता बढ़ाने के लिए काफी थी। पार्थ ने कई प्राचीन अभिलेखों की जांच की थी और उसे ऐसी किसी भी वास्तु के बारे में नहीं पता चला था जिसका गुण इस बोतल से मिलता हो। ये बोतल रहस्यमय 100 कब्रों की निषिद्ध भूमि से मिली थी, जहां से पृथ्वी मंडल के योद्धा का भी जीवित बचना मुश्किल था। पार्थ हल्के से खांसा और महागुरु त्रिकाल को उनकी पागलपन भी अवस्था से बाहर निकाल दिया। ये स्पष्ट था कि उस बोतल की शक्ति ने महागुरु त्रिकाल को चौंका दिया था। नन्हे दोस्त, चलो कहीं और चलते हैं और अकेले में चर्चा करते हैं। महागुरु त्रिकाल ने एक मुस्कान बिखेरी और पार्थ को आंतरिक कक्ष के अंदर आमंत्रित कर लिया। ये देखकर उपस्थित भीड़ अवाक रह गई। महागुरु त्रिकाल अपने बुरे स्वभाव के लिए जाने जाते थे और अभी कुछ पल पहले ही वो गुस्से से फटने के कगार पर थे। उल्टा परेशानी पैदा करने वाले व्यक्ति के कुछ ही शब्दों को सुनकर महागुरु त्रिकाल ने उसे अपना अतिथि बना लिया था। ये पहली बार है जब मैंने महागुरु त्रिकाल को शीर्ष परम योद्धा के अलावा किसी और का
इस तरह से अभिवादन करते देखा है। वहां मौजूद सभी लोहार और शिष्य एक दूसरे को देखने लगे और बहुतों ने तो अनुमान लगाना भी शुरू कर दिया, क्या ये नीले बालों वाला युवक किसी लोहार समुदाय का शिष्य था। इधर त्रिकाल महल में एक शांत विश्राम कक्ष के अंदर जब महागुरु त्रिकाल उस बोतल का निरीक्षण कर रहे थे, तब पार्थिक मुस्कान के साथ चुपचाप बैठा था। इस समय महागुरु त्रिकाल का चेहरा हर पल सदमे और फिर विस्मय में बदल जाता था। कुछ समय के बाद महागुरु त्रिकाल बोले, तुम क्या चाहते हो? मैं पश्चिमी आर्यावर्त के कुछ महागुरुओं को जानता हूँ, लेकिन वहां पर कोई महागुरु सहस्त्रबाहु नाम का शख्स नहीं है। उनकी बात सुनकर पार्थ धीरे से हंसा। ऐसा लग रहा था कि उसका महागुरु सहस्त्रबाहु वाला झूठ पकड़ लिया गया था, लेकिन अब उसका उद्देश्य पूरा हो गया था, क्योंकि वो पहले ही महागुरु त्रिकाल के सामने बैठा था। मैं आपसे दो वस्तुओं को ठीक करने में मदद मांगने के लिए आया था। इतना कहकर पार्थ ने सबसे पहले लोहाश्व धनुष को बाहर निकाला। जैसे ही महागुरु त्रिकाल ने लोहाश्व धनुष को अपने हाथों में लिए, तो उनकी आंखें चमक उठी और उन्होंने धीरे से कहा, बेहद सटीक। अचानक उनका हाथ बर्फीले कमल के प्रतीक को छू गया, जिससे वे एक गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सके। अविश्वसनीय, ये प्रकृति द्वारा बनाया गया है। इससे निकल रही आभा की तुलना प्राचीन जलीय जीवों के वंशजों से की जा सकती है। महागुरु त्रिकाल ने उस बर्फीले कमल के प्रतीक की ओर देखते हुए आभ भरी। पार्थ अरुणाचल द्वीप में मौजूद शीत सर्प नदी को याद किए बिना नहीं रह सका। उसे याद आया कि कैसे पूरी नदी जम रही थी और उसके अंदर मौजूदा तरल स्रोत एक वर्जित वस्तु थी, जो पृथ्वी मंडल के विशेषज्ञों को भी जमा सकती थी। यदि इसकी शक्ति थोड़ी और मजबूत होती, तो ये एक आश्चर्यजनक आध्यात्मिक हथियार भी बन सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य से महागुरु त्रिकाल ने अंत में अपना सिर हिला दिया। ये सुनकर पार्थ हैरान रह गया। उसने नहीं सोचा था कि लोहाश्व धनुष की क्षमता इतनी ज्यादा होगी। वो तो यहाँ पर लोहाश्व धनुष को सही कराने आया भी नहीं था, लेकिन उसने लापरवाही से लोहाश्व धनुष को पहले बाहर निकाल दिया था, क्योंकि वो महागुरु त्रिकाल की क्षमता के बारे में स्पष्ट होना चाहता था। लेकिन उसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। मूल्य निर्धारण की चर्चा के बाद पार्थ और महागुरु त्रिकाल एक समझौते पर पहुंच गए। महागुरु त्रिकाल को पार्थ के लोहाश्व धनुष की क्षमता और शक्ति बढ़ाने के साथ साथ एक अन्य आध्यात्मिक उपकरण को ठीक करना था, लेकिन उसके लिए पार्थ को कई संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता थी। पार्थ ने महागुरु त्रिकाल को कुछ समय के लिए बोतल का निरीक्षण करने दिया था, जिसके बाद महागुरु त्रिकाल ने उस बोतल के बदले लोहाश्व धनुष की सामग्री प्रदान करने और मरम्मत करने का सुझाव भी दे दिया था। लेकिन छोटी बिल्ली की असहमति के कारण ये लेन देन असफलता में समाप्त हो गया। सौदा हो जाने के बाद महागुरु त्रिकाल ने जानबूझकर पार्थ के हथियार निर्माण में निपुणता जानने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि पार्थ का ज्ञान केवल सिद्धांत तक ही सीमित था। नन्हे दोस्त, आपके पास वास्तव में हथियार निर्माण की एक अद्भुत प्रतिभा मौजूद है। क्या आप मेरे साथ लोहारों की दुनिया में प्रवेश करने को तैयार हैं? पार्थ के सैद्धांतिक ज्ञान को देखकर महागुरु त्रिकाल की आंखें लाल हो गईं। ठीक उसी क्षण एक शक्तिशाली आभा प्रकट हुई, जिससे आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा कांपने लगी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि नगर प्रमुख व्यक्तिगत रूप से क्यों आए हैं? त्रिकाल पर्वत की रखवाली करने वाले पृथ्वी मंडल की विशेषज्ञ की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने बड़ी ही विनम्रता से पूछा। नगर प्रमुख ने पूछा, क्या मेरा दामाद यहाँ आया है? अगर उसने कोई परेशानी खड़ी की हो तो मुझे उम्मीद है कि महागुरु त्रिकाल उसे माफ कर सकते हैं। तो क्या होगा आगे? क्या नगर प्रमुख के आ जाने से महागुरु त्रिकाल पार्थ से नाराज हो जाएंगे? कहीं नगर प्रमुख जल्दबाजी में कोई गलत कदम में नहीं उठा लेंगे? जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़ें और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।